दर्द का रिश्ता होता है। लेकिन जो मेरे बेटों ने मेरे साथ किया है तो बताना भी मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। फिर भी दीदी बताइए ना, हम जानना चाहते हैं। मेरे पति को स्वर्गवास हुए 3 साल हो गए। यहाँ तक कि मुझे उससे झूठ भी कहना पड़ा। मुझे कहना पड़ा कि मैं उसकी दादी को जानता तक नहीं। और वो पूर्णिमा पुलिस के पास जाने की धमकी दे दी। क्या? उसे रोकने का मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि वो 40 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम पर है और मैं उस 40 एकड़ जमीन में से सिर्फ 20 एकड़ जमीन मांग रहा हूं, ज्यादा नहीं है। देखो अगर तुम आनाकानी करोगे तो बुढ़िया तो जान से जाएगी ही, साथ में तुम भी जेल में चक्की पीसते बैठोगे। मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, देखो 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 देखो, मेरे सामने शराफत की बात मत करो, वरना तुम मेरे सामने शराफत की बात करोगे और मैं तुम्हारे सामने जेल की बात करूंगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अगर तुम बुढ़िया से हमदर्दी के ढोल पीटोगे ना मुकुंद साहब, तो मैं तुम्हारे सामने गुंडागर्दी के ढोल पीटूंगा। अब मेरी शराफत की जबान तो तुम समझ लो। मुझे लगता है समझ गए होगे। अगर उस 40 एकड़ जमीन में से 20 एकड़ जमीन तुम मेरे नाम कर दोगे तो तुम्हारी माताजी को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। मेरी बात को समझ लो। ठीक है, तुम जो कह रहे हो मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। तुम्हें पहले माताजी से मेरी बात करवानी होगी। हाँ, मैं तुम्हारी माताजी से बात करवा दूंगा। बस तुम जमीन के कागजात ट्रांसफर करने की तैयारी कर लो, बस। ठीक है, अब फोन रखो। इसका क्या मतलब है भाई साहब? गुप्ता जी और स्टाफ के बाकी लोग अब मुझे समझाएंगे कि मुझे काम कैसे करना है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऑफिस कब आना है और नहीं आना है, ये मेरी मर्जी है। केदार, तुम्हारे अंदर जो लापरवाही नजर आ रही है, इस लापरवाही से दफ्तर नहीं चलता। अच्छा, तो इसीलिए आपने गुप्ता जी से कह दिया कि अगर केदारनाथ ऑफिस नहीं आ रहा है तो उससे सारे बुक्स और सारी फाइल्स पर पहले से ही साइन करवा लो। तो और क्या रास्ता बचा है केदार? मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं भाई साहब, इस ऑफिस को बचाने में जो पैसे आपने खर्च किए हैं अब वो आपको खलने लगे, इसलिए आप ये चाहते हैं कि सारी अथॉरिटी आपके हाथ में आ जाए और आप मुझे इस ऑफिस से बेदखल कर दें। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया केदार? अगर मेरी नीयत में जरा सा भी कुछ ऐसा होता तो मैं तुम्हें अथॉरिटी देता ही क्यों? सारी अथॉरिटी अपने हाथ में रखता, लेकिन मैंने खुद तुम्हें अथॉरिटी दी है। हाँ भाई साहब, मैं देख रहा हूं, उस बात का पछतावा आपके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस बदलाव को मैं अच्छी तरह से महसूस कर रहा हूं भाई साहब। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार अपने गिरबान में झांक लेते। दरअसल इंसान की फितरत में जब बेईमानी आ जाती है ना केदार, तो उसका आचार विचार व्यवहार सब बदल जाता है, और यही मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूं। इस बदलाव की वजह बेईमानी है भाई साहब, वही बेईमानी जो आपने की है। एक बार जो नजरों से उतर जाए, दिल से उतर जाए, फिर इस व्यवहार का बदलना तो लाजमी है भाई साहब। और मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं कि आज के बाद आपका कोई भी हुक्म मुझ पर नहीं चलेगा। बस
बेटे कमाल की बात है, लेकिन जिंदगी की इस अजीब और गरीब दौड़ में हम उस चीज को देखने की कोशिश तक नहीं करते जो हमें देखना चाहिए। आंखें होते हुए भी हम आंखों से नहीं देखा करते। हाँ, कमाल की बात करते हैं दादाजी, आंखें रहते हुए भी आंखों से नहीं देखते, फिर कैसे देखते? देखो, नजर तो देखने के लिए ही होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया में लोग हमेशा नजर से नहीं नजरिए से देखते हैं, और दोनों में बहुत फर्क है। मिसाल के तौर पर जब आप एक पत्थर की मूर्ति को देखते हैं तो आपकी नजर यह कहती है कि यह महज एक पत्थर है, लेकिन आपका नजरिया कहता है कि नहीं, इस पत्थर में भगवान है, और आप उसकी पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी पत्थर की मूर्ति को अपने नजरिए से देखता है और उसे महज पत्थर ही मानता है। ये फर्क है नजर और नजरिए में। सूरदास के पद सुनने के बाद एक आदमी कहेगा, वाह, ये तो महान कृष्ण का भक्त है, और दूसरा आदमी कहेगा ये तो अंधा है, और उसे ताने देना लगता है। बेटे, जिंदगी में किसी की नजर है तो किसी का नजरिया। वाह दादाजी, सचमुच अगर इंसान महसूस करे तो वो हर कदम पर यह फर्क महसूस कर सकता है कि वो नजरों से देख रहा है कि नजरिए से देख रहा है। वाह, लेकिन बेटे सच ये है कि वही लोग इस बात को समझ पाएंगे जिन्होंने खुद को समझा। लेकिन अफसोस, दुनिया में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं बगैर अपने आप को समझे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं की, कभी ये समझने की कोशिश नहीं की मैं क्यों हूं और क्या हूं। खुद को समझाया भी कैसे जा सकता है बाबूजी? यहाँ तो जमाने को समझाने में जमाने बीत जाते हैं। बेटा, ये बात जमाने को समझने की या भगवान को समझने की नहीं है। जिस आदमी ने खुद को नहीं समझा वो खुदा को क्या समझेगा? अगर हर इंसान ने अपने आप को अच्छी तरह से समझ लिया तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि इंसान कभी गलतियां नहीं करेगा, किसी दूसरे के साथ फरेब नहीं करेगा, किसी दूसरे को धोखा नहीं देगा। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है कि किसी भी इंसान ने कभी अपने आप को समझने की कोशिश नहीं की, और खुदा की तलाश में, भगवान की तलाश में वो दर दर की ठोकरें खाता रहता है। बहुत जतन किए तुमने मुझ तक आने के लिए, मगर मैं तो वहीं था या तुम। जब एक इंसान के दिल में दूसरे के लिए कितनी ईर्ष्या है, कितनी जलन है, वो एक इंसान कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने कभी अपने आप को समझने की कोशिश नहीं की। बेटे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद ये कहानी सुनकर ये बात तुम्हारी समझ में आए। दुनिया जानती है कि पत्नियां अपने पति के लिए खाना परोसती है, मालूम है ना? तुम्हें भी मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है ना? तो बिल्कुल इसी तरह से एक पत्नी थी, अपने पति के लिए खाना परोस कर आई थी, और कहने लगे कि आपको मालूम है कि पड़ोसन क्या कह रही थी? पड़ोसन ये कह रही थी कि मेरे जो पति है वो 5-5 रोटियां खा लेते हैं, 5-5 रोटियां। अब जरा सोचो, एक पत्नी अपने पति की रोटियां गिन लेती है। उन्होंने कहा आप तो 8-8 रोटियां खा लेती हैं, मैंने कभी गिनने की कोशिश की? अब उस बेचारी औरत को, उस बेचारी पत्नी को अपनी गलतियों का कोई एहसास नहीं कि वो खुद अपने पति की रोटियां गिन लेती हैं। वैभव, हम सबके साथ यही साथ, हम
गलतियां कहाँ करते हैं, कब करते हैं, कोई एहसास ही नहीं है, बस करते ही रहते, दोहराते ही रहते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपने अंदर झांक कर देखने का ना तो वक्त है और ना ही फुर्सत, और शायद ना ही कोई सीख देने वाला है, या शायद कोई सीख देने वाला नहीं है कि बेटे अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। हम दुनिया को समझें या ना समझें, हम अपने अपने भगवान या खुदा को समझे या ना समझे, लेकिन अपने आप को समझना ये दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है। तुम जमीन के कागजात ट्रांसफर करने की तैयारी कर लो। क्या बात है पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? उसका फोन आया था बेटा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसने माताजी को अगवा क्यों किया है, आखिर क्यों कैद किया उसने। पापा लेकिन कैद करके क्यों रखा है? हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। बात दुश्मनी की नहीं है बेटा, बात है लालच की। तो जो कोई भी है एक लालची इंसान है और मेरी मजबूरियों का फायदा उठाना चाहता है। वो माताजी को कैद करके माताजी की वो जमीन हड़प लेना चाहता है। जमीन? हाँ बेटा, माताजी की वो 40 एकड़ जमीन जो मैंने अपने नाम पर करा ली थी, उसमें से 20 एकड़ जमीन वो शख्स अपने नाम पे कराना चाहता है। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। उस जमीन पर हमारा कोई अधिकार नहीं। आपने तो वो जमीन उन लोगों को सबक सिखाने के लिए अपने नाम करवाई थी। अब वो जमीन किसी और के नाम ट्रांसफर करने का आपको कोई अधिकार नहीं। जानता हूं बेटा, मैंने माताजी की वो जमीन के कागजात अब तक अपने पास संभाल के रखे हुए थे जमानत के तौर पे, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उनकी वो जमीन भी संभाल पाऊंगा या नहीं। पापा, दादी माँ की ये अमानत है, हमें दादी माँ को ही लौटानी होगी। मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन अगर माताजी ही नहीं रहेंगी तो फिर उस जमीन का क्या फायदा। वो जिसने माताजी को कैद करके रखा हुआ है, उसकी नजर में इंसान की नहीं बल्कि जमीन की ज्यादा कीमत है, लेकिन मेरे लिए माताजी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। माताजी को बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जमीन और जायदाद को गिरवी रखना पड़ा तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन पापा, अब आप क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने माताजी की वो जमीन बड़े ईमान बड़े गर्व के साथ संभाल के रखी थी, ये सोचकर कि एक दिन माताजी की वो जमीन उन्हें वापस कर दूंगा, लेकिन अब उस जमीन को बचाने के लिए मैं माताजी की जान का खतरा कतई नहीं ले सकता। उन्हें बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है पापा। उस जमीन के बारे में आप अच्छी तरह सोच लीजिए, आखिर फैसला तो आप ही को करना है। हाँ बेटा, मेरा तो दिल डरा हुआ है ये सोचकर कि कहीं मुझे वो फैसला न लेना पड़े जो मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहता। बेटा, माताजी की जान बचाने के लिए अगर मैंने माताजी की वो जमीन खो दी तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं माताजी की नजर में गिर जाऊं। क्या दादी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें पापा शामिल नहीं थे? खुशबू, खुशबू।
दर्द का रिश्ता होता है। अरे क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बाकी भाई साहब मुझे समझा रहे थे ना कि हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अमरनाथ भाई साहब की सोच बदल रही, उनके इरादे बदल रहे हैं। शायद वो मुझे मेरा अधिकार दे दें, शायद वो 20 एकड़ जमीन भी मेरे नाम कर दें। हाँ, जरूर उन्होंने ऐसा कुछ सुना होगा, तभी तो वो उस दिन कह रहे थे। नहीं सरस्वती, धोखे में डालने वाली बात है ये सब, सिर्फ धोखे में डालने वाली बात है। अमरनाथ भाई साहब को समझना इतना आसान नहीं। दो चेहरे हैं उनके, एक वो चेहरा जो पहले हमारे सामने था और ये चेहरा जो अब हमारे सामने है। धोखा दे रहे हैं वो हमें, धोखा। उन्होंने जानबूझकर बाकी भाई साहब के सामने ये जाहिर करने की कोशिश की होगी कि वो मुझे मेरा अधिकार दे देंगे, ताकि अगर मैं कोई कदम उठाना चाहूं तो बाकी भाई साहब मुझे रोक दें। यानी उनकी नीयत अभी तक ठीक नहीं हुई? अरे सरस्वती, झूठ की तलवार से वो मेरे इरादों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे क्या मेरा अधिकार देंगे? खाक। वो तो यहां तक चाहते हैं कि ऑफिस की सारी अथॉरिटी भी उनके नाम हो जाए। अब तो वो ये भी नहीं चाहते कि ऑफिस की अथॉरिटी मेरे नाम हो, किसी भी फाइल और चेक्स पे मैं दस्तखत हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सरस्वती, यही उनकी नीयत है, यही उनके इरादे हैं, लेकिन मैं उनके इरादों को मिट्टी में मिला दूंगा। जी में तो आता है कि मैं वो कर जाऊं जो मैंने इरादा किया है। अगर भाई साहब ऐसे रहे तो मैं उन्हें उनकी जगह पहुंचा दूंगा, और उनके लिए बस एक ही जगह है, और वो है जेल। अपनी ही मां के कत्ल के इल्जाम में वो जेल जाए, और उनके चाहने वाले खून के आंसू रोएंगे। देखना खून के आंसू। सुनना नहीं चाहती हूँ, समझी? ओफो माँ, आपको सुनना पड़ेगा। पापा बड़े पापा को जेल भेजना चाहते हैं और आप चुपचाप सुनती रहती हैं। माँ प्लीज पापा को समझाइए कि वो ऐसा ना करें। अच्छा, मैं समझाऊं? क्यों समझाऊं मैं अपने पति को? और क्या समझाऊं? अरे तू समझते क्या है, जानती क्या है तू? जो धोखा उनके साथ हुआ है बस वही समझते हैं, समझी? कर्मों का फल तो इंसान को भुगतना ही पड़ता है माँ, और अगर इंसान से गलती हो जाए तो उसे प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन पापा तो अपनी गलती भी बड़े पापा भी थोप रहे हैं। क्या बकवास कर रही है तू? क्या मैं गलत कह रही हूँ माँ? पापा बड़े पापा को दादी माँ को मारने के जुर्म में जेल भेजना चाहते हैं, क्या ये गलत नहीं है? क्या दादी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें पापा शामिल नहीं थे? खुशबू, खुशबू, मैं कह रही हूँ माँ, पापा जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उन्हें समझाइए, अभी भी वक्त है माँ। उन्हें कहिए कि वो अपनी गलती का प्रायश्चित करें। खुशबू, क्या करना है क्या नहीं करना है ये हम लोग सोचे, लेकिन तुम अपनी जुबान बंद रखो, समझे? क्या हुआ सरस्वती, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं दीदी, दिन ब दिन इसका दिमाग खराब होता जा रहा है। ये और कुछ नहीं, उस पूर्णिमा के बहकावे में आकर पता नहीं ये क्या क्या सोचती रहती है। इसे नहीं मालूम कि पूर्णिमा के पापा ने हमें किस तरह रास्ते पे लाकर खड़ा किया है। चलिए दीदी,
हाँ। एक ही घर में रहकर हम किसी को भी अपने दिल की बात नहीं कह सकते। आप सही कह रही माँ। अब सबके दिल में है क्या हम पता भी तो नहीं कर सकते। दर्द का रिश्ता होता है। क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? श्रावणी, बड़ी मुश्किल से तो एक बार फिर इस कंपनी को स्टैब्लिश करने का मौका मिला। दिन रात एक करके मैं उस कंपनी को स्टैब्लिश करना चाहता हूं, और पता नहीं केदार क्या चाहता है। वो तो कंपनी के लिए कोशिश ही नहीं करना चाहता। मुझे तो लगता है कि जानबूझकर वो रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन हुआ क्या? न वो वक्त पर ऑफिस में आता है, न फाइलों में साइन करने के लिए उसके पास वक्त है, न मीटिंग के लिए उसके पास वक्त है। मुझे तो लगता है कि वो अपने साइनिंग अथॉरिटी का फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं। साइनिंग अथॉरिटी बनाया भी तो आपने ही था पापा। हाँ, लेकिन मेरी वो ईमानदारी कंपनी के लिए मुसीबत साबित हो गई। मुझे तो लगता है कि वो जानबूझकर ये सब कर रहा है। आज जब मैंने उसे साइनिंग अथॉरिटी छोड़ने के लिए कहा तो मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा, कह रहा है कि मेरे इरादे ठीक नहीं। अरे कमाल है, सब कुछ हड़प करके बैठा है और मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। देखिए, समस्या अगर है तो सुलझाना तो आप ही को पड़ेगा ना। अब वो गलत कर रहा है तो भगवान तो देख रहा है ना ऊपर। आप अपनी तरफ से कोई गलती मत कीजिएगा प्लीज। अब इसमें गलती की क्या बात है माँ? अब तक पापा संभालने की कोशिश ही तो करते आ रहे हैं। और ये पूर्णिमा को क्या हुआ है? क्या परेशानी है उसे? खुद को उसने कमरे में ही कैद करके रख लिया है। आखिर उसे हुआ क्या है माँ? अब मैं क्या बताऊं बेटा, अब ये तो पूर्णिमा ही जाने। सबकी सोच बिखरने का ये भी एक बड़ा सबूत है। एक ही घर में रहकर हम किसी को भी अपने दिल की बात नहीं कह सकते। आप सही कह रही माँ। अब सबके दिल में है क्या हम पता भी तो नहीं कर सकते। मुकुंद प्रसाद की गर्दन पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है। अब वो अपनी गर्दन दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी नहीं हिला सकता। वो वही करेगा जो मैं करवाऊंगा, वो वही बोलेगा जो मैं बुलवाऊंगा अपने हिसाब से। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कहने सुनने का सिलसिला कब तक चलेगा? मैं तो कहती हूँ वो जमीन अपने नाम करवा लो और इस मामले को खत्म कर दो। मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या? यही कि खुशबू को इस माहौल से कहीं दूर भेज दिया जाए। क्या कह रहे हैं आप? पर इस पूर्णिमा के बारे में हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो तो यही रहने वाली है ना? सही कहा तुमने मैना, पूर्णिमा तो यही रहने वाली है। उसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा।